वेलकम जी के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य जो है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो या फिर किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और मोस्टली उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में क्या है, हिंदी के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई इसमें मैंने हिंदी के टॉप 100 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के टॉप 100 प्रश्न लिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो हिंदी साहित्य वाला जो आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लेना और इसको आज ही याद करके जाना, ताकि आपको ये दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं। हिंदी आपको पता है कि 37 नंबर का आने वाला है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, और सबको पता है कि जितना अच्छा स्कोर आप हिंदी में करेंगे, यानी जितना अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में करेंगे, अपना सिलेक्शन आप पक्का करेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी साहित्य के प्रश्न मोस्टली जो स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आपको ये सब आपको बिल्कुल इजी लगेगी हिंदी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसे प्रश्न रखे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना है। इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं अगर हिंदी की तैयारी आपकी थोड़ी बहुत है, और अगर नहीं है तो इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे हिंदी साहित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण विकल्प दिए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के नामकरण संबंधी उचित विकल्प का चयन करें। आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का जो है प्रत्येक पीरियड में एक नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, उचित विकल्प का चयन करें। जैसे लिखा है मिश्र बंधु प्रारंभिक काल उसके सामने लिखा हुआ है, फिर लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, और फिर यहाँ पे लिखा है सभी विकल्प। देखिए, हिंदी साहित्य के नामकरण में जो है मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य को क्या कहा है, प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल कहा है। और यहाँ पर आप सभी विकल्प के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी विकल्प। ठीक है, सभी विकल्प इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने हिंदी साहित्य के नामकरण में जो हिंदी को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है, तो वो मिश्र बंधु ने दी है। लेकिन मोस्टली पूछा जाता है कि किसने जो है हिंदी के नामकरण में हिंदी को आदि काल कहा है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनता भी है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल की उपाधि से नवाजा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसने आदि काल को क्या है वीरगाथा काल की उपाधि से नवाजा है, तो याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को किस काल की उपाधि से नवाजा, यानी क्या नाम दिया था उन्होंने, तो उन्होंने वीरगाथा काल की उपाधि जो दी थी। इनके अनुसार जो आदि काल था उसमें वीरों के जो है गाथा का वर्णन किया जाता था, इस कारण इन्होंने इसे वीरगाथा काल की उपाधि दी। ठीक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि काल को निम्नलिखित में से किस प्रवृत्तियों को देखा जाता है, यानी इनके अनुसार जो है कि आदि काल में किन प्रवृत्तियों को देखा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लिखा है धार्मिकता, फिर लिखा है श्रृंगारिकता, फिर वीरगाथात्मकता, या फिर सभी। ठीक है, तो देखिए अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल से बात बोला गया है ना कि आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था। तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आदि काल में यानी जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है, उसमें तीनों ही चीज़ मिलती हैं। धार्मिकता भी मिलती है, श्रृंगारिकता भी मिलती है, यानी श्रृंगार भी देखा जाता है उसमें, और आपकी वीरों की जो गाथा है वो भी मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को क्या कहा था, वीरगाथा काल कहा था। ये चीज़ आपको याद रखना है, और यहाँ से आपको कई प्रश्न बन गए होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विद्यापति की प्रमुख रचना पदावली, ठीक है, जो है इनके द्वारा लिखित जो है किस भाषा में मानी जाती है। तो आप इसको भी समझिए अच्छा से। तो पदावली जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है विद्यापति के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। अगर आपसे पूछा जाए पदावली किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। अब क्या बोल रहा है कि जो ये विद्यापति ने जो है पदावली की रचना वो किस भाषा में की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके सामने है मैथिली, अवधी, संस्कृत और हिंदी। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा कि विद्यापति ने जो पदावली की रचना है वो मैथिली भाषा में लिखी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में मोस्टली बच्चे गलत क्वेश्चन करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत ही
टफ माना जाता है। तो इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के लगभग सभी मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी रचनाओं में चौपाई के साथ दोहा का प्रयोग करने वाले प्रमुख कवियों का समूह वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। यहाँ ये बोल रहे हैं कि चौपाई के साथ जो दोहे का प्रयोग करते थे, ऐसे कौन से राइटर थे जो चौपाई के साथ दोहे का भी प्रयोग करते थे। यूपीपी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपका जितने भी भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती में भी कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और ये दोबारा फिर बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हिंदी रचनाओं में चौपाई के साथ दोहा का प्रयोग करने वाले प्रमुख कवियों के समूह वाला विकल्प चुनिए। यानी ऐसे कौन से जो थे कवि जो चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग करते थे। आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है मीराबाई एवं कबीर, फिर लिखा है जायसी एवं तुलसीदास, फिर लिखा है जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा, फिर लिखा है सुमित्रा नंदन पंत एवं माखनलाल चतुर्वेदी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है ये समझिए। चौपाई और दोहा कहाँ दिखता था? चौपाई और दोहा सबसे ज़्यादा देखा जाता है जायसी एवं तुलसीदास की रचनाओं में। तो याद रखिएगा, चौपाई के साथ दोहे का जो प्रयोग करते थे वो तुलसीदास जी करते थे और जायसी करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अगर डायरेक्ट अगर आपको जायसी दिया जाता है तो वहाँ उसका करेक्ट आंसर होगा, अगर तुलसीदास दिया जाता तो वहाँ भी करेक्ट आंसर होगा, और इस तरह अगर दोनों को साथ में दे दिया जाएगा तो भी वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग मोस्टली करते थे जायसी और तुलसीदास जी, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है हिंदी की उस रचना का चयन करें जो वीर गाथा काल में लिखी गई, ठीक है। अब बोला गया क्या है, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसको? आदि काल को। मैंने अभी ये क्वेश्चन अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। तो वीर गाथा काल में लिखी गई जो है रचना वो कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने है पृथ्वीराज रासो, जानकी मंगल, यामा और पूस की रात। तो देखिए पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल में लिखी प्रमुख रचना है, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रचनाकार कौन थे? आप देखिए क्वेश्चन को समझिए। किसके अनुसार माना जा रहा है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखें यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। यहाँ किसके अनुसार माना जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसके अनुसार जो है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो के जो है प्रमुख रचनाकार कौन है? तो भाई बहुत सबको पता होगा मोस्टली, और ये भाई कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो देखिए इसके जो रचनाकार थे वो चंद्रबरदाई थे, और इसे जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रीतिकालीन कवि चिंतामणि की निम्नलिखित में से प्रमुख रचनाएं। देखिए अगर आप इसको स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग स्कोर करिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न खुद से सही कर पाएँ। स्कोर करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्या लिखा है? रीतिकालीन कवि चिंतामणि की जो है निम्नलिखित में से प्रमुख रचना कौन सी है? लिखा है श्रृंगार मंजरी, रसभूषण, अलंकार रत्नाकर या फिर भाषाभूषण, ठीक है। तो रीतिकालीन कवि थे कौन? चिंतामणि, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचना जो आपसे पूछी जा रही है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा चिंतामणि की यहाँ पर प्रमुख रचना दिखाई दे रही है श्रृंगार मंजरी, ठीक है। महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रृंगार मंजरी जो थी वो चिंतामणि की रचना थी, और ये एक रीतिकालीन कवि थे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रमुख कवि बद्री नारायण चौधरी का जो है उपनाम क्या है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि प्रमुख कवि बद्री नारायण चौधरी का जो है उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी को ही प्रेम घन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन जो है ठीक कर पाए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से छायावादी प्रमुख कवि या कवयित्री नहीं हैं, ठीक है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से प्रमुख छायावादी कवि या फिर कवयित्री नहीं है। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में छायावादी प्रमुख कवि या कवयित्री नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है
वो छायावादी की कवि नहीं मानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर, ये सब क्या है, छायावादी कवि है। बट सुभद्रा कुमारी चौहान जो है छायावादी कवित्री नहीं है या फिर कवि नहीं है, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका जो है संकलन महादेवी वर्मा द्वारा रचित यामा में दिखाई देता है। ठीक है, महादेवी वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में। मोस्टली याद रखिएगा, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, यामा में जो है नीरजा, संध्या गीत, निहार या सभी, तो याद रखिएगा जो इनकी जो तीनों ही प्रमुख रचनाएं हैं वह इनका संकलन जो है यामा उसमें देखी जाती है। तो आप यहाँ पर सभी का जो है चयन कर सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस रचनाकार की जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, यानी कौन सी रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस रचना की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है। निम्नलिखित में से किस रचना की जो है रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लिखा है मुकुल, वीरों का कैसा हो वसंत, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर भाई सभी विकल्प का चयन करेंगे, क्योंकि वीरों का कैसा हो वसंत, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी और मुकुल, ये तीनों ही रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वीर रस की प्रमुख कावित्री मानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, और ये भी आपका जो है एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा रचना किसकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, पुष्प की अभिलाषा जो रचना है वो किसकी है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो भाई देखिए, पुष्प की अभिलाषा जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है, और इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा लखनऊ में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, देखिए हिंदी में आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको लगेगा अनसीन पैसेज है, मैंने इस क्वेश्चन को कभी नहीं देखा, क्यों, और हिंदी में ये ऐसे प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं कि इन्हें वही बच्चे कर पाएँ जिन्होंने हिंदी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और हिंदी में फुल स्कोर करेंगे वो बच्चे। ठीक है, तो क्या बोले, प्रगतिशील लेखक संघ यानी लखनऊ में आयोजित हुआ था जो अधिवेशन, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, प्रगतिशील संघ द्वारा जो लखनऊ में आयोजित अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा जब आप दे के आएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको कितने अच्छे क्वेश्चन कराए थे जो आपको हिंदी में बहुत हेल्प किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख रचना है, महत्वपूर्ण, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख रचना है। तो आपको याद रखना है पुरस्कार जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किसी लोकप्रिय लेखक को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यानी किस लोकप्रिय लेखक को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने है महेश दास, मतीराम, घनानंद और केशवदास। ठीक है, तो भाई कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो कहा जाता है केशवदास को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है छायावाद के आधार स्तंभ हैं, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या ओमकार नाथ त्रिपाठी। तो देखिए भाई, छायावाद नो डाउट सबको पता होगा, छायावाद के आधार स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, बहुत बारी प्रश्न बन भी चुका है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाले तद्भव पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से हैं। लखनऊ से प्रकाशित होने वाले तद्भव पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा, तद्भव पत्रिका कहाँ संपादित होती थी, लखनऊ से, ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रकाशित होती थी। और जो इसके संपादक हैं वो कौन है, अखिलेश हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नई दिल्ली में संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो याद रखिएगा 28 जनवरी 1953, 28 जनवरी 1953 में जो है आपका संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर भारत सरकार द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी बनता है कई बार, तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रस संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, रस संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं। भाई लगभग मुझे लगता है लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता तो याद रखिएगा भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए एक ग्रामर का वीडियो भी लाऊंगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा, आपका हिंदी का पूरा पोर्शन क्लियर। साहित्य मैं आज करा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा ग्रामर, और ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको बस कुछ नहीं पढ़ना फिर हिंदी में, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन इसमें कवर करा दे रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। लिखा है भुजंग भूषण, नियम नारायण शर्मा, हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जन्मजाता, या फिर सभी। तो देखिए भाई बिल्कुल सभी है। भुजंग भूषण इनकी प्रमुख रचना है, नियम नारायण शर्मा भी इनकी एक रचना है, और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मजाता भी कहे जाते हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर इस सभी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कबीरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि कबीरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे। रामानंद, वल्लभाचार्य, हाजी बाबा, या फिर यादव प्रकाश। तो देखिए भाई कबीरदास जो शिष्य थे रामानंद के थे, ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रिपीटेड। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको मिला। कबीरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा रामानंद, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आदि कवि की संज्ञा जो है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। आदि कवि की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा नो डाउट वाल्मीकि जी को आदि कवि की संज्ञा प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदि कवि किसे कहा जाता है तो वाल्मीकि को। कई जगह आपको ये अलग अलग आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट बोल रहा है कि आदि कवि की संज्ञा किसे प्राप्त है, तो वाल्मीकि को प्राप्त है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्प में से सूरदास के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। निम्नलिखित विकल्प में से सूरदास के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। अष्टछाप का जहाज, स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य, रस सम्राट, या फिर सभी। तो समझिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार है आपको। सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज, बिल्कुल ठीक है। इनके गुरु कौन थे, स्वामी वल्लभाचार्य थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें रस सम्राट भी कहा जाता था, यानी आप सभी विकल्प के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। रस सम्राट किसे कहते हैं, सूरदास जी को कहते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो वो भी सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हिंदी के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संस्कृति का प्रतिनिधि निम्नलिखित में जो है किसको उपाधि ये प्राप्त है। क्या बोले, संस्कृति का प्रतिनिधि, महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्कृति का प्रतिनिधि की उपाधि निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो अगर आप नहीं जानते तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो को संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना जो है आपकी 1962 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, जो कि जिसकी स्थापना कब की गई है, 1962 में की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण कवि एवं उनसे संबंधित विकल्प दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। ठीक है, अगर गलत मिला है उसका आपको चयन करना है। लिखा है विद्यापति, मैथिल कोकिल, सूरदास, पुष्टि मार्ग का जहाज, तुलसीदास, कवि शिरोमणि, स्वयंभू, हिंदी का प्रथम कवि। भाई समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप समझिए। देखिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। अभी मैंने आपको के ऊपर बताया ना अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज भी किसे कहते हैं, आपके सूरदास जी को कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहते हैं, बिल्कुल सही है, यानी यहीं पर कुछ मिस्टेक है। तो स्वयंभू लिखा है हिंदी का प्रथम कवि, नहीं गलत है ये, क्योंकि हिंदी का जो प्रथम कवि है वह स्वयंभू नहीं है, सरहप्पा है।
कौन है, सरहप्पा है। तो यही आपका जो है गलत ऑप्शन है, बाकी ये तीनों क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्वयंभू नहीं हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हालावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो भाई अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद के प्रमुख कवि माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहे हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो भाई अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, रैदास जी जो थे वो मीराबाई के गुरु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है महाकवि तुलसीदास से संबंधित विकल्प है। महाकवि तुलसीदास से संबंधित विकल्प है। मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि या फिर सभी। तो यहाँ पर आप सभी चुन सकते हैं क्योंकि इन्हें मानस का हंस भी कहा जाता है, कवि शिरोमणि भी कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। ये सब इनके उपनाम हैं जो पूछे जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कलाधर हैं, ये भी उपनाम है, ठीक है, भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कलाधर जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, ठीक है। मेरे बहुत ही फेवरेट राइटर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, कलाधर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी प्रदेश में प्रकाशित होने वाला जो पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है बनारस अखबार के जो है संपादक कौन थे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो याद रखिएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के संपादक थे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काशी से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहे हैं, काशी से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्रिका थी ये कवि वचन सुधा, और इसके जो है संपादक आपसे पूछा जा रहा है वो कौन थे? तो आपको याद रखना है ये भारतेंदु हरिचंद जी कवि वचन सुधा के संपादक थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और ये प्रश्न आपको नींव का पत्थर का काम करेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित ब्राह्मण पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किस स्थान से होता था? तो याद रखिएगा ब्राह्मण पत्रिका को जो संपादक थे वो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, और इसका जो है संपादन वो किस स्थान से करते थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन होता था प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि त्रैमासिक पत्रिका का संपादक जो है के रूप में कार्य किसने किया है? नागरी प्रचारणी पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। लिखा है श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी, या फिर शिव सुकुमार सिंह, या फिर सभी। तो याद रखिएगा सभी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है सभी, क्योंकि सब ने किया है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करेंगे कि प्रयाग से संपादित होने वाली चांद पत्रिका का जो संपादन जो है किसके द्वारा किया जाता था? चांद पत्रिका का संपादन होता था किसके द्वारा? प्रयागराज से, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है महादेवी वर्मा, ठीक है। चांद पत्रिका के संपादक थी महादेवी वर्मा जी, और इसका प्रकाशन कहाँ होता था? आपका प्रयाग से होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? सभी क्वेश्चन को आप एक जगह लिख सकते हैं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस विकल्प के आगे जो है उचित मिलान नहीं है, ठीक है। सरस्वती श्याम सुंदर दास, माधुरी मुंशी प्रेमचंद, प्रजा हितैषी गुलाब राय, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। भाई आपके अनुसार क्या गलत है बताइए? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी साहित्य में तैयारी आपकी थोड़ी वीक है, ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। क्या बता रहे हैं? सरस्वती श्याम सुंदर दास बिल्कुल ठीक है, माधुरी मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रजा हितैषी गुलाब राय नहीं, ठीक है, ये गलत है। प्रजा हितैषी जो है ये है राजा लक्ष्मण सिंह,
ठीक है, ना कि गुलाब राय। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ये ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, तो गलत मिलाने का तो चयन करना था। तो प्रजा हितैषी जो है वो गुलाब राय नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा लिखित है, यानी इसका प्रकाशन होता था। बाकी तीनों जो है ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस विकल्प के आगे जो है उचित मिलान है। ठीक है, आनंद का नामनी मिर्ज़ापुर, कोहिनूर लाहौर, हिंदी प्रदीप इलाहाबाद। भाई सभी ठीक है, सभी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ बिल्कुल करेक्ट मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ष हिंदी पातिकारिकता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी पातिकारिकता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका 30 मई को ही उद्यंत मातंड, ठीक है, पहला पत्र हिंदी का जो है रिलीज़ हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। तो इसी दिन जो है हिंदी पात्रिकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख रहा है? बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। ये पत्रिका कई लैंग्वेज में होती थी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, और कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आपको ये चीज़ याद रखना है। बंगदूत जो है इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अपभ्रंश बोला जाता है, यहाँ पर हिंदी का प्रथम कवि नहीं बोला जा रहा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो है वो कौन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी भाषा में जो है भक्ति के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी भाषा में भक्ति के प्रथम प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य। ये जो है हिंदी में जो है हिंदी भाषा के भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रथम, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी की आदि काव्यत्री मानी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? हिंदी की आदि काव्यत्री मानी जाती हैं। तो भाई जितने लोगों ने मीराबाई जी को चुना है बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी के आदि कवि वाल्मीकि और हिंदी की आदि कवियत्री मानी जाती है मीराबाई जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। लगभग लोगों को आता होगा। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। लेकिन अगर आपसे पूछे मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो वहाँ पर होगा प्रेमा दो सखियों का विवाह। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शेखर एक जीवनी किसका प्रमुख उपन्यास है? महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं? शेखर एक जीवनी किसका प्रमुख उपन्यास है? याद रखिएगा सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन आज्ञे का ये एक प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है। उर्वशी, देखिए उर्वशी 2 लोगों की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की भी है और जयशंकर प्रसाद की भी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई 1909 में जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य रचना जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा निहार। 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी की निहार जो है वो प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैला आंचल जो है निम्नलिखित में से जो है किसका प्रथम उपन्यास है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं? मैला आंचल निम्नलिखित में से किसका प्रथम उपन्यास है? तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु भी इनको बोला जाता है, तो इनका ये प्रथम उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है विकल्प का चयन करें जिसके आगे उचित मिलान नहीं है। ठीक है, इसको भी अच्छे समझिएगा। जूही की कली निराला की प्रथम काव्य कृति, ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, गिरजे का घंटा सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता,
कायाकल्प जैनेन्द्र की प्रथम हिंदी रचना। आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? इसका करेक्ट आंसर क्या आप कर सकते हैं, बताइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो समझिए इसको। जूही की कली जो है निराला की प्रथम काव्य कृति, बिल्कुल ठीक है। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है, बिल्कुल ठीक है। गिरजे का घंटा सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कायाकल्प जो है वो जैनेन्द्र की रचना नहीं है, ठीक है। कायाकल्प जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ना कि जैनेन्द्र की, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम कृति माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम कृति माना जाता है? तो याद रखिएगा झरना। देखिए टॉप 50 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया आपको। अब 50 क्वेश्चन और हैं जो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे हिंदी में, और ये प्रश्न आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे साथ जो भी जुड़ रहा है उसको मैं इतने क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड करूं कि उसका कभी भी हानि ना हो। मैं चिल्लाकर शोर मचाने वाला शिक्षक नहीं हूं कि छोड़िए हटाइए क्या करना है, लेकिन आपको बस खाली क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना क्वालिटी पढ़ेंगे, जितना अच्छा समय देंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको नौकरी लेनी है, ना कि दिखावा करना है। जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स में ना फंस कर आप लोग पढ़ाई करिए, और मैं सबको जो शुभकामनाएं देता हूँ कि सब लोग सिलेक्ट हो जाओ भाई, और सब लोग एक अच्छी नौकरी पा लो, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान जो है दिए गए हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में जो है राजभाषा अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1963 में भारत में राजभाषा अधिनियम जो है पारित किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हिंदी की बोली मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? ठीक है, हिंदी की जो बोली है मैथिली उसको 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह 92 जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा जो है मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारतीय संघ ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? ठीक है, भारतीय संघ ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था किस तिथि को? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसी कारण मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी को इस दिन राजभाषा के रूप में क्या मिली थी, मान्यता मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस वर्ष जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में अपना भाषण दिया था? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में जो है भाषण दिया था प्रथम टाइम, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष जो है 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया? ठीक है, 8वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका में, यानी न्यूयॉर्क में इसके किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 2007 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 1975 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम बार किस वर्ष जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 1975 में। कहाँ पर? नागपुर में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? अनुभव के आकाश में चांद, देखिए हिंदी पढ़ते तो सब है, लेकिन सब 37 में 37 स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते और वो आपको छोड़ कर आना होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो क्वेश्चन भी आप छोड़ कर ना आए। क्या बोल रहे हैं? अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? तो याद रखिएगा लीलाधर जागुड़ी के हाथों लिखी है अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ठेले पर हिमालय जो है निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो भाई ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यार रखिएगा हिम तरंगिणी के लिए किसे माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है वो किस वर्ष मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यार रखिएगा 1955 में मिला था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 में उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यार क्या संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी महिला साहित्यकार कौन है। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड। तो यार रखिएगा महादेवी वर्मा जी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे। ठीक है, यानी हिंदी के लिए सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो याद रखिए किसे मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ठीक है, इनकी रचना थी चिदम्बरा। ठीक है, उसके लिए इन्हें जो है हिंदी का जो पहला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर रामविलास वर्मा को उनकी कृति भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और डॉक्टर रामविलास वर्मा जी को उनकी किस कृति के लिए, यानी जो आपकी कृति है भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान दिया गया, किस वर्ष दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 1991 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वर्ष 1994 में निम्नलिखित में से किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, 1994 में किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया। तो यार रखिएगा सपना अभी भी, ये धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, साहित्य अकादमी का जो है प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था। तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हिंदी साहित्य परिषद का निम्नलिखित में से प्रथम अध्यक्ष कौन था। हिंदी साहित्य परिषद का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत यानी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी थे। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस कवि को क्रांतिकारी कवि की उपाधि प्राप्त है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को क्रांतिकारी कवि होने की उपाधि प्राप्त है। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान माना जाता है। भाई प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान माना जाता है। कई जगह आपको प्रतापगढ़ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है प्रयागराज है। ठीक है, प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयागराज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रख्यात कवि जो है मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली कौन सी है। तो आपको याद रखना है प्रख्यात कवि मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वचरित आत्मचरित निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। स्वचरित आत्मचरित निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वचरित आत्मचरित जो है आत्मकथा है यानी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मेरी असफलताएं निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरी असफलताएं निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा बाबू गुलाब राय जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। ठीक है, आप समझिए इसको। मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास जी, मेरी जीवन यात्रा राहुल सक्रातायन,
अपनी खबर बच्चन पांडे शर्मा, नीड़ का निर्माण फिर वृंदालाल वर्मा। ठीक है, ये सब तीनों ठीक है, बट नीड़ का निर्माण फिर वृंदालाल वर्मा की रचना नहीं है, क्योंकि नीड़ का निर्माण जो है ये हरवंश राय बच्चन जी की रचना है, ना कि वृंदालाल वर्मा की। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस रचना का चयन करें जो हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित हो। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, बसेरे से दूर और सभी। यहाँ पर सभी चुनिए, क्योंकि हरवंश राय बच्चन जी की सभी रचनाएं हैं। क्या लिखूं क्या याद करूं, मधुशाला, बसेरे से दूर और सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साहित्यकार की आस्था जो है निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो साहित्यकार की आस्था निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कृति किसकी है। साहित्यकार की आस्था जो है ये रचना आपकी है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, साहित्यकार की आस्था जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है ये, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महादेवी वर्मा का जो है जन्म स्थान क्या है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जो है जन्म स्थान क्या है, वो है आपका उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जो है निम्नलिखित में से किसका निबंध संग्रह है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है निम्नलिखित में से किसका निबंध संग्रह है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, याद रखिएगा रामधारी सर दिनकर का है मैथिली शरण गुप्त निबंध संग्रह। ठीक है, ना कि मैथिली शरण गुप्त का। अगर आपके ऑप्शन दिखाई देंगे मैथिली शरण गुप्त तो उसको मत लगाइएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प के आगे उचित मिलान नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, ठीक है। पाँचवें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। रेती के फूल सुमित्रा नंदन पंत, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। तो कहाँ कन्फ्यूजन है, रेती के फूल में कन्फ्यूजन है, क्योंकि रेती के फूल जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये गलत है, बाकी सब क्या है ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रैदास के गुरु जो थे वो कौन थे। तो यार कि रैदास जी के गुरु जो थे वो रामानंद थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हिंदी के 100 टॉप क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे और इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किसके गुरु थे। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तीनों के ही गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रीतिवाद का जो है प्रमुख कवि माना जाता है। रीतिवाद का जो है प्रथम कवि माना जाता है वो केशवदास को माना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से है। तो भाई सभी है, क्योंकि इन्हें झारखंडी भी कहा जाता है, आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है, कालाधर भी कहा जाता है, सभी कहा जाता है इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आवारा मसीहा निम्नलिखित में से किसका उपन्यास होगा। ये आवारा मसीहा निम्नलिखित में किसका उपनाम है। नहीं, गलत है थोड़ा सी। इसका आंसर यही होगा कि आवारा मसीहा निम्नलिखित में किसका उपन्यास होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में चंडी प्रसाद, शतरंजन चट्टोपाध्याय, विद्यानिवास और वियोगी हरि। तो देखिए ये शतरंजन चट्टोपाध्याय का उपनाम है। ठीक है, उपनाम ही है ये शतरंजन चट्टोपाध्याय। हाँ ठीक है भाई, करेक्ट है। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिस करते हैं, कोई बात नहीं है। आवारा मसीहा जो है ये शतरंजन चट्टोपाध्याय का उपनाम है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उपनाम ही है, इसको याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा से मिस हो जाते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ गलत बताऊं। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सभी है भाई। मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यास हैं ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे मुंशी प्रेमचंद पूरा नहीं कर पाए थे। तो भाई बहुत ही मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र को ये पूरा नहीं कर पाए थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अंधेरे बंद कमरे जो है निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यार मोहन राकेश जी का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध रचना है। गुनाहों का देवता, मैला आंचल, सिंह सेनापति, सुहाग के नुपुर। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना, याद रखिए कि कई बार ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कितने पाकिस्तान किसकी प्रसिद्ध करती है। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने पाकिस्तान किसकी प्रसिद्ध करती है। तो याद रखिएगा कमलेश्वर जी की रचना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महादेवी वर्मा जो है किस रस की कवित्री थी। तो
तो याद रखिएगा करुण रस की। इनकी मोस्टली रचनाएं जो है करुण रस में है, इसलिए इन्हें करुण रस की कवित्री माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुमित्रा कुमारी चौहान जो है किस रस की प्रधानता देखी जाती है? तो याद रखिए सुमित्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखी जाती है। मोस्टली वीरों को जो डिफाइन करती थी, तो इसलिए इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का वाराणसी प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैं नीर भरी दुख की बदली जो है प्रयुक्त पंक्तियां हैं? तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कबीरदास की भाषा शैली क्या थी? तो याद रखिएगा कबीरदास की भाषा शैली थी सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी कविताओं को छंद की परिधि से मुक्त करने का श्रेय किसे माना जाता है? हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। हिंदी कविताओं को छंद की परिधि से मुक्त करने का श्रेय जो जाता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो श्रद्धा है निम्नलिखित में से किस कृति की नायिका है? तो भाई श्रद्धा कामायनी की नायिका है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पल्लव निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो याद रखिएगा पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस महान कवि ने किया? तो याद रखिएगा बिहारी को गागर में सागर भरने का लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखिएगा दरबारी कवि थे बिहारी जी। तो ये थे हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन और ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट जो आपका हिंदी ग्रामर का आएगा उसे जरूर देखिएगा और आपका हिंदी का लगभग पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।